So hi, we are Team Bugvisors. I'm the app developer for Team Bugvisors. I'm Adi, and as our problem statement is that the government wants us to create a platform for the victims of PCR acts, such that they want to approve DBT schemes directly into the beneficiaries account. So basically the problem is that जो भी यूज़र्स हैं इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं या फिर बहुत सारे एरियाज़ में हैं जो कि उतनी रिमोट हैं, तो वहाँ पर सबके पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। तो हमने इस सोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए एक ऐप बनाया है जो डायरेक्टली एक यूज़र जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड करता है, वो अपने जैसे ही वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता है, हमारा एमएल मॉडल उसे वेरीफाई करता है और एक बार उसे हायर अथॉरिटीज़ के पास भेजता है फॉर उनके बैकएंड के डेटाबेस। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली डेटाबेस स्कीम्स को डायरेक्टली डीबीटी स्कीम्स को अप्रूव करता है डायरेक्टली इनटू बेनिफिशियरीज अकाउंट। सो हमारा ऐप इस तरह से काम करता है। सबसे पहले जैसे ही यूज़र हमारा ऐप डाउनलोड करता है, उसको सबसे पहले अपने डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि वो अपने आधार से लॉगिन कर रहा है। तो हमने उसके लिए डिजी लॉकर की डेवलपर वाली वेबसाइट से वो सारे क्रेडेंशियल्स और कीज़ निकाली हैं, जिससे कि वो डायरेक्टली हमने OAuth और PKCE ऑथ लगाया हुआ है, जिससे कि बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी हम मेंटेन कर पाएँ उस पर। वो जैसे ही यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स आधार के डालता है, तो वो डिजी लॉकर पर डायरेक्ट होता है और वो वहाँ से कन्फर्म करता है कि वो उसी यूज़र का मोबाइल नंबर है और उसी यूज़र के आधार से कनेक्टेड है। तो जिस भी वो मोबाइल नंबर जिस भी यूज़र के आधार से कनेक्टेड होगा, वो उसी आधार के थ्रू ऐप पर लॉगिन होगा और उस इंसान की बेनिफिशियरी की डिटेल्स उस ऐप पर शो करेंगी। अब सेकंड स्टेप यूज़र के लिए होता है कि वो आए और अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो उन्हें अप्रूव कर सकता है। वो डायरेक्टली भी जाकर जो हमारा मेन डैशबोर्ड है उस पर डीबीटी स्कीम्स को वो ओवरव्यू कर सकते हैं कि उनके रिलेटेड ओवरव्यू डीबीटी स्कीम कौन सी है। और उसके बाद जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं हमारे ऐप पर, तो ऑटोमेटिकली एमएल मॉडल से वो जितने भी उनके रिलेटेड डीबीटी स्कीम्स होंगी जो उस बेनिफिशियरी के लिए बनाई गई होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो उस ऐप पे शो करने लगेगी और वो यूज़र उस पर अप्लाई कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप जैसे ही वो अप्लाई करते हैं इस पर, तो हमारा ये है कि हम डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते हैं जब वो अप्लाई करता है। तो ये जो अलर्ट है, जो नोटिफिकेशन है, वो जाता है बैकएंड के थ्रू सेंट्रल बैकएंड सर्वर सेंट्रल डैशबोर्ड पर, जो कि एक मेन डैशबोर्ड होगा जो सारा डेटा जितने भी यूज़र्स ने अपना अकाउंट क्रिएट करा है, जितने भी यूज़र बेनिफिशियरीज जिन्होंने अकाउंट क्रिएट करा है और वो स्कीम्स पर अप्लाई कर रहे हैं, उस मेन डैशबोर्ड पर वो सारी चीज़ें दिखाएंगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और वो उन्हें अलॉट करा जा सकता है कि किस एक्ट के लिए कौन सा गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहा है। और फिर वो वहाँ से उस स्कीम के बारे में और उस यूज़र के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसे ले सकते हैं उस मेन डैशबोर्ड पर। और फिर उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि क्योंकि सबसे पहले एमएल मॉडल भी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, बट उसके बाद वो एक मैनुअल चेक कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही हैं। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी लगता है कि उस बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे वेरीफाइड हैं, तो वो डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र कर सकता है डायरेक्टली यूज़र के अकाउंट पर। तो ये है मेन ऐप फ्लो कि यूज़र आएगा, यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करेगा डिजी लॉकर के थ्रू एंड फिर उसके बाद वो अपनी रिलेटेड डीबीटी स्कीम पर अप्लाई करेगा और उसके बाद वो रिक्वेस्ट जो होगी वो जाएगी सेंट्रल सर्वर पे और उससे मेन डैशबोर्ड पर जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ करेंगे। और उसके बाद वो अगर वहाँ से जब अप्रूव करते हैं उस रिक्वेस्ट को, तब फिर वो चूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं उन्हें डीबीटी स्कीम के थ्रू अप्रूव करने के लिए उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो हमने पूरा ऐप फ्लटर पर बनाया है और इसके लिए हमने जितने भी इंडस्ट्री रिलेटेड लेटेस्ट पैकेजेस और टेक स्टैक यूज़ कर रहे थे, हमने उन्हें यूज़ करने का ट्राई करा है। हमने स्टेट मैनेजमेंट के लिए ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करा है फ्लटर ऐप पर, और उसके अलावा हमने कोड जनरेट करने के लिए बोलता रहे तो बोलता रहे। कोड जनरेट करने के लिए हमने फ्रीज पैकेज का यूज़ करा है और बिल्ड रनर का यूज़ करा हुआ है। और उसके अलावा हमने पूरे ऐप को क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू बनाया है, जिसमें हमने ब्लॉक और रिवर पॉड का यूज़ करा है।
तो सबसे पहले ऑथ का जो भी आर्किटेक्चर है वो मैं समझाता हूँ। तो वो OAuth और PKC प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज के थ्रू हमने बनाया है, जिससे कि वो डायरेक्टली हम यूज़र से सिर्फ उनका मोबाइल नंबर मांगते हैं और हम उनसे पासवर्ड नहीं मांगते हैं। वो जैसे ही अपना मोबाइल नंबर देते हैं, वो डिजीलॉकर डेवलपर के थ्रू वो जाता है डिजीलॉकर पर, और वहाँ से वो जब अप्रूव होता है तब उसके बाद वो आता है वापस रिडायरेक्ट होकर ऐप पर, और फिर वो अपने आधार के थ्रू ही लॉगिन करता है हमारे ऐप के अंदर। एंड फिर उसके बाद जैसे ही वो ये लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद वो हमारे मेन डैशबोर्ड पर आता है। मेन डैशबोर्ड पर जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं वो मतलब क्लीन यूआई को रिप्रेजेंट करती हैं। हमने लेटेस्ट लॉटिंग और स्क्रीन म्यूटर्स और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए पैकेजेस का यूज़ करा हुआ है। एंड तो फिर लास्टली फंड ट्रांसफ़र के लिए, फंड ट्रांसफ़र में हमने सबसे पहले UPI इंडिया पैकेज का यूज़ किया है, जो कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल है और वो UPIs को फैसिलिटेट करता है। और उसके अलावा हमने रेजर पे और पेपैल को भी यूज़ करा है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, जो कि शायद यूज़ नहीं होंगी, बट फिर भी हमने उसे लगा रखा है। और हमने पॉइंटी कासल और क्रिप्टो को लगा रखा है, और 128 बिट एनक्रिप्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो भी यूज़र की SHA 256 IDs है वो 128 बिट इनकोडिंग में स्टोर होती है, और वो बिल्कुल भी पूरी कम्प्लीटली सेफली स्टोर हो जाती है। और किसी को भी जब तक वो यूज़र नहीं चाहता, जब तक वो यूज़र ऑथराइज नहीं करता, तब तक वो किसी को नहीं पता चल सकता कि किसके अकाउंट में वो पैसे जा रहे हैं। तो और उसके अलावा हमने उसमें पेमेंट के लिए डायरेक्टली पेमेंट के लिए UPI इंडिया पैकेज का यूज़ करा है, जिससे और पेपैल और UPI इंडिया, रेजर पे, फ्लटर एंड GPay इंडिया का पैकेज यूज़ करा है, जिससे कि यूज़र को बेनिफिशियरी को पेमेंट एक्सेप्ट करने में ईजीनेस हो, और इससे हम 90% कॉस्ट टाइम बचा रहे हैं यूज़र का। एंड उसके अलावा 50 करोड़ एनुअल कॉस्ट सेविंग्स हो रही है इस तरह के बैंकिंग प्रोसीजर को यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हम मिडल मैन को पूरा एक्सक्लूड कर रहे हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू यूज़र के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। एंड उसके अलावा 10 करोड़ फ्रॉड प्रिवेंशन एनुअली कर रहे हैं। सो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए वी हैव क्रिएटेड एन ML मॉडल फॉर इट, जिसके बारे में हार्दिक बताएगा। So our solution also includes a chatbot with voice assistant feature. So the key feature of this chatbot are helping in case registration guide and fund status updates, grievance rehearsals, FAQs, and step-by-step registration guides. So the key functionality that this chatbot offers is user security and उधर क्यों देख रहा है तू? So the key functionality of this chatbot is user privacy and data security. It does not store any sensitive user data like Aadhaar card number, PAN number or passwords. It just needs the registration ID and the password for fund status updates. So this chatbot model is made based on RAG model, retrieval augmented generation. So in this RAG model we have used a very rich knowledge base which contains all the important articles and important helpline numbers, government facilities, schemes, all the latest updates in a PDF or a text file for the knowledge base. So based on this rich knowledge base, the chatbot gives response to the user. So we also have a feature of checking the validity of a document through AI model. For this we have trained a AI model based on the label data of genuine and fake documents. And we use techniques like support vector machine, random forest and दोबारा से रीयूज से स्टार्ट कर। we use techniques like random forest, support vector machine and deep learning CNNs to classify the fake and genuine documents. So based on this
So the model evaluates the precision of this model. Based on this, it makes prediction and classifies the document as fake. I'm Dev Sharma. I have prepared the dashboard for the project. So we have made dashboard on React, Tailwind, and Chartjs basically. So the main feature. So we have made the dashboard for 4 roles. So that each one get their own control panel. Basically, we have made first for central government, where we get the national statistics like heat maps and others, and then for the state officer for the victim verification, so that they can verify the victim and process the funds to them. Third, we have made the panel for the finance officer, so that they got the full view of how much funds are transferred and reimbursed to the beneficiary. Fourth, we have made it for public view, so that all the all the verification process will be transparent for them. No fraud will be happen with the beneficiary, and we also show the public that how much progress we have made in this dashboard through our app, so that they got the view of how this app benefits the public. So the major functionalities of our dashboard is the victim verification tracker. Our dashboard shows the status of the beneficiary, that its documents got verified or not. We have used the color coding status: yellow for status pending, green for approved, and red for rejected. Next, we have implemented real-time fund visualization, which shows how much fund is provided to the beneficiary, and how much is in progress, and how much is pending. Next, we have used case analytics and heat maps, which shows the presence of these type of people, presence of the beneficiary people in the country map. Fourth, we have utilization dashboard, which shows how much fund is utilized till now, and how much fund is provided to the beneficiary. So we have also used voice assistant chatbot in our dashboard, so that for the easy navigation in our project. So I'm the backend developer of this website. So I built it using Express.js and Node.js. What I did was actually connect all the WebSockets and the HTTPS links together, so we could get a result for faster and more efficient for the customers and also our users. So there won't be any there will be transparency between the beneficiaries and the users. What I did was actually use the links that we provide using HTTPS, and for the live tracking of that we use WebSockets. That's it. And also we have garnered the users' whole database using crypto, because it's more secure, and if in future if there's any kind of data leaks, the user data will be safe and will be in safe hands. What we did was actually minted on the IPFS using various links like Zeppelin, so from our Solidity contract, and that's how we were able to secure our users for future benefits. That's it. That's how we made the backend. And so how we actually integrated the user into the database is like we take in the user's information from him, we get it through our OTP verification, and also we verify through DigiLocker, so people are verified on the database and no one's using another person's privacy. So what we actually did for the user to integrate to our system is we've connected the user's DigiLocker system to our system, so it verifies the user through an OTP link, and so that another person cannot use another person's account or identity. After we verify through DigiLocker, we show him all the schemes that is available for him, and he could apply for that. Also, people from a background where they are from a lower financial background don't usually know about these schemes. So what we do is actually, everyone has a phone right these days. What we do actually is give them all the lists of schemes that they could apply for, and also what we actually do is we also being the middleman between the government and the people, we also give the government a notification again and again, so that
don't forget, and they actually do what is to be done for the people. That's how they get their money or any kind of beneficiary or any kind of benefits they're getting from the government through their phone without having wasting much time on it in just like what 42 hours.